तो कहानी की शुरुआत होती है नागरकोइल शहर में 13 नवंबर 2005 में क्राइम ब्रांच एसआई स्टैनली दास को दिखाते हुए, जो कि एक शाम अपने घर पर अपनी बीवी और बच्चों के साथ टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उनको एक अर्जेंट कॉल आता है और वो घर से निकल जाता है। असल में ये कॉल उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली गर्लफ्रेंड दीपा ने किया था। इसके साथ उनका भागने का प्लान था और उन्हें अगले हफ्ते भागना था, लेकिन दीपा जो कि एक विडो है, उसके फैमिली प्रेशर की वजह से वो जल्दी भी भागने के लिए रेडी हो गई थी। अब वो दोनों बात करते हैं जहाँ पर स्टैनली ये कहता है कि उन्होंने अभी अपनी बीवी को डिवोर्स देने की बात नहीं कही है और अभी उन्होंने दीपा के साथ रहने के लिए घर भी नहीं लिया है और उन्हें अभी कुछ टाइम के लिए लॉज में ही रहना पड़ेगा। अब दीपा जो होती है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट होती है कि वो इस बात पर भी एग्री कर गई थी। अब ये दोनों ही मिलकर शाम लॉज में ही बिताते हैं, लेकिन फिर इनके बीच में कुछ अजीब सी बात शुरू हो जाती है जिसके अंदर स्टैनली किलिंग पर आ जाते हैं कि उन्हें किलिंग में मजा आता है और उन्होंने पहले भी दोनों की जान ली है। वो अभी ये कहता है कि किलिंग अगर रिस्क में हो तो और भी ज्यादा मजा आता है और उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है इंसान की जान लेने में। और दीपा जो कि उनके प्यार में पागल थी, वो इन सब बातों को बड़े ही मजे से सुन रही थी। लेकिन शॉकिंगली अगली ही पल स्टैनली उसकी दुपट्टे से उसका गला घोट कर उसे खत्म कर देता है और अब वो उसकी बॉडी को एक बैग में रखता है और नीचे आता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो सो रहा था। तो वो रिसेप्शन पर बिना उसे जगाए चाबी रख देता है और लाश वाले बैग को लेकर कार में रख देता है। इसके साथ कहानी यहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब कहानी आती है 25 सितंबर 2012 तिरुवनंतपुरम में, जहाँ की एक गाँव कोट्टाईकोडम के पुलिस स्टेशन में आते हैं जय कृष्णन, जिनको लोग नाथ के नाम से जानते हैं, और वो यहाँ गाँव में हो रहे कम्युनल राइट्स का केस सॉल्व करने आए थे। तो केस है विमला नाम की एक अनमैरिड लेडी का जो कि गायब हो गई है, जिसने की एक लेटर छोड़ा था कि वो एक मुस्लिम आदमी के साथ अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है। गांव वालों और विमला के परिवार का शक गांव के ही एक लोकल यूसुफ के ऊपर है और एक प्रीस्ट ने भी यूसुफ जैसे किसी को विमला के साथ देखा था। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि यूसुफ जैसे किसी को देखा था, यूसुफ को नहीं देखा था। अब विमला के भाई विमल ने अपनी बहन के चक्कर में पहले यूसुफ के घर पर हमला किया और फिर जवाब में यूसुफ ने भी हमला कर दिया था और ऐसे ही रायट शुरू हो गए थे। अब नाथ जो होता है वो दोनों ही पक्षों का बयान लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। विमल को ये बताता है कि विमला अगर भागी भी है तो वो यूसुफ के साथ नहीं गई थी, क्योंकि वो एक तो यहीं पर है, दूसरा कि जब वो भागी तब वो गांव के अंदर था और प्रीस्ट ने उसके जैसे किसी को देखा था, ना कि यूसुफ को, यानी कि किसी और को ही देखा गया था। एंड डेफिनेटली वो कोई और ही था, क्योंकि उस दिन भी यूसुफ गांव के अंदर ही था जब विमला भागी थी। आगे वो बताते हैं कि पास के ही एक गांव में विमला का नंबर ऑन हुआ था और अभी वो वही चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ उसे किसी स्टीफन के नंबर से कॉल आया था। अब नाथ अपने जूनियर के साथ स्टीफन के पास जाता है, लेकिन उससे पहले ही विमल अपने दोस्तों के साथ स्टीफन को पकड़कर पीटने लगता है और अपनी बहन के बारे में पूछता है। लेकिन नाथ और स्टीफन के दोस्तों के आने से वो और उसके दोस्त वहाँ से भाग गए थे। अब नाथ स्टीफन से विमला की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करते हैं, तो स्टीफन ये कहता है कि वो विमला को नहीं जानता और उसने अपना नंबर असल में अपनी कजन सेल्वी को दिया था, जो कि खुद 8 से 10 महीने पहले किसी कारपेंटर के साथ भाग गई थी और उसने भी एक लेटर छोड़ा था। तो पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी। अब नाथ इस इलाके के पुलिस स्टेशन से पता करते है कि जिस नंबर से सेल्वी बात करती थी भागने से पहले, वो नंबर किसी सिंधु का है और उसके घर जाने पर नाथ को ये पता लगता है कि वो भी 1 साल पहले किसी के साथ भाग गई थी। और ये अजीब सा पैटर्न जो होता है वो नाथ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये केस नॉर्मल भागने वाली लड़कियों का नहीं लग रहा था। अब वो थोड़ा बहुत और इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो कुछ उनको पता चलता है वो अपने सीनियर को भी बताते हैं कि सिंधु को किसी और गाँव से सफाना के नंबर से कॉल आते थे। सफाना भी घर से भागी थी, जिसने किसी और गाँव की बबीता के नंबर से कॉल करा था और वो भी घर से भाग गई है, जिसे किसी और गांव की राखी नाम की लड़की के नंबर से कॉल्स आते थे और वो भी अपने घर से भागी है और उसे भी किसी और गांव की किसी और लड़की के ही नंबर से कॉल आया करते थे। यानी कि केस जितना सिंपल नजर आता था उतना सिंपल नहीं था। अब इन सभी केसेस में जो भी लड़कियां भागती हैं वो शादी की उम्र की होती हैं या फिर डिवोर्स्ड या फिर विडो होती हैं, तो कोई उन पर इतना ध्यान भी नहीं देता और उनके भागने के बाद लेटर या फिर कॉल से उनके वापस आने की बात भी कही जाती थी, जिससे कि उनका परिवार एक बहुत ही झूठी उम्मीद में रहा करता। साथ ही साथ ये सारे केसेस अलग अलग बहुत दूर दूर की लोकेशंस पर होते हैं, लेकिन पैटर्न से पता चल रहा है कि करने वाला कोई एक ही इंसान है, यानी कि जो कुछ भी कर रहा था वो एक ही व्यक्ति है। नाथ के सीनियर उसे ये केस पूरी तरह से अलॉट कर देते हैं, जिसे सॉल्व करना अब उसकी जिम्मेदारी थी। अब तभी दूसरी ओर हम फिर से स्टैनली को देखते हैं, जिसका एक परिचित उससे मदद मांगने आता है कि वो सुनहार है और उसको गोल्ड साफ करने के लिए साइनाइड की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके पड़ोसी के कुत्ते ने वो साइनाइड स्निफ कर लिया था, यानी कि सूंघ लिया था, जिससे कि वो मारा गया और अब पड़ोसी उसको परेशान कर रहा है तो वो उसकी हेल्प कर दे। इस पर स्टैनली कहता है कि हाँ वो पड़ोसी से बात कर लेगा, लेकिन यहाँ वो पूछते हैं कि क्या साइनाइड इतना खतरनाक होता है और ये मिलता कैसे है। इसके बारे में वो आदमी बता देता है। अब अगले ही दिन स्टैनली एक सुनहार बनकर साइनाइड ले आता है और उसको टेस्ट करने के लिए खाने में मिलाकर एक भिखारी को खिलाता है।
वो चेक करता है तो भिखारी मर गया था और अब वो साइनाइड के बारे में समझ चुका था। खैर इसी बीच वो सारे के सारे मैच मेकर से शादी की उम्र की लड़कियां, विडोज आदि की जानकारी इकट्ठा करता है। कभी ये झूठ बोलता है कि उसके बड़े भाई का तलाक हुआ था और उनके लिए रिश्ता वो ढूंढ रहा है, कभी कोई और बहाना बनाया करता। वो अलग अलग लेडीज के पीछे घूमकर उन्हें रैंडमली अप्रोच करके उनके करीब आता था, शादी का वादा करता और कुछ के साथ तो अकेले में दिखावे की शादी भी कर लिया करता। और सोच कर देखो कि उसकी खुद की बीवी है, बच्चे भी है, उसके बावजूद वो ऐसा काम कर रहा था। फाइनली वो इन सभी लेडीज को लॉज में लेकर आया करता था जहाँ पर वो इंटीमेट हुआ करते। कुछ और वक्त साथ में रहने के बाद में वो उनसे ये कहता कि उन्हें अभी बच्चा नहीं करना है तो बच्चे रोकने के लिए पिल्स खानी चाहिए। वो लेडीज उसके प्यार में अंधी हो जाया करती थी तो वो इसके लिए मान जाया करती और वो उनको बस स्टॉप पर लेकर जाता जहाँ पर वो उनको पिल दिया करता था जिस पर उसने पहले ही साइनाइड लगा दिया था। वो लेडीज अब बस स्टॉप के बाथरूम में वो पिल खाकर तुरंत ही वही मारी जाती थी। अब स्टैनली को इन सब से काफी मजा आ रहा था और उसके पास एक रिमोट एरिया के अंदर कैबिन भी था जहाँ पर वो इन सभी विक्टिम्स की फोटोज को और बाकी चीजों को रखता था। साथ ही साथ यहाँ पर वो अपनी डायरी में उनकी तस्वीर भी ड्रॉ किया करता और तो और उन पिल्स के ऊपर साइनाइड वो यहीं पर लगाया करता था। और जब भी वो अपनी विक्टिम्स की खबर को पढ़ा करता तो उसको बहुत ही खुश होता था, उसे काफी प्राउड फील हुआ करता कि उसने शिकार किया है। अब दूसरी ओर नाथ इस केस को अच्छे से स्टडी करता है जो कि सरोजा नाम की एक ओल्ड लेडी के घर तक पहुंचता है जहां पर उसे सरोजा का बेटा बीजू बताता है कि उसकी माँ का फोन तो कुछ साल पहले ही चोरी हो गया था और उससे ही एक लड़की को कॉल किया गया था। अभी विमला के नंबर से अबीजा नाम की एक सिंगल मदर को कॉल करा गया था और अब अबीजा भी घर से भाग चुकी है। तो जो पैटर्न है उसके हिसाब से अबीजा का नंबर 2 से 3 दिन में एक्टिव होगा और उससे अगली विक्टिम को कांटेक्ट किया जाएगा और यही उनके पास एक मौका होगा उस आदमी को पकड़ने का। अब वो अपनी तैयारी करने लगते हैं और यहाँ पर स्टैनली अलग अलग नाम से, अलग अलग पहचान से अलग अलग लड़कियों को और लेडीज को फंसा रहा था। अब नाथ तभी अपने सीनियर से बात करता है कि उसे एक और पुलिस ऑफिसर की इस केस के अंदर जरूरत पड़ेगी और सीनियर उसको बताते हैं कि एक ऑफिसर है जो कि इस केस के अंदर बहुत ही अच्छा हेल्प कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि इस ऑफिसर ने इस केस को स्टडी करके खुद से ही इसके लिए अप्लाई किया है जिससे कि वो नाथ को मिलाते हैं। एंड शॉकिंगली ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि किलर स्टैनली खुद था। मतलब कि नाथ को जिसको ढूंढना है वो अब उसे अपने साथ ही लेकर घूमने वाले हैं और अब उसका काम कितना मुश्किल होने वाला है कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब कि स्टैनली के लिए ये सब बहुत मजेदार था, एक कहानी जैसा था। खैर अब नाथ उसे पूरी इन्वेस्टिगेशन बता देता है और ये भी कहता है कि अब 2 दिन में उस कातिल का फोन एक्टिव होगा और ये जानकारी मिलते ही स्टैनली उस फोन को ही तोड़ देता है। अब एक दिन स्टैनली नाथ से पूछता है कि उसे सब नाथ क्यों बुलाते हैं, जिस पर नाथ का जूनियर आनंद ये बताता है कि ये नाम नाथ को उनके सीनियर ने दिया था क्योंकि नाथ जिसे हिंदी में बास कहते हैं उसकी नजरें बहुत तेज होती है और उससे कुछ भी छुप नहीं सकता। सेम उसी तरह से नाथ से गुनहगार जो है वो छुप नहीं सकते। एंड आयरनी देखिए, अभी नाथ की नजरों के ठीक सामने ही सबसे बड़ा गुनहगार बैठा हुआ था, कातिल बैठा हुआ था। अब आगे एक दिन नाथ को एक विक्टिम की बॉडी मिलती है जिसके बारे में वो ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर ही बताता है कि मौत की वजह जो है वो साइनाइड जहर ही है। मरने से पहले इंटरकोर्स भी करा गया था और वो भी अपनी मर्जी से। और उसने बाकी 2 बॉडी जिनकी ऑटोप्सी करी है दोनों की रिपोर्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। नाथ अपने सीनियर को ये बातें बताता है कि अब तक 11 से 12 लाशें मिल चुकी हैं और 1-2 को छोड़कर सबकी मौत की वजह साइनाइड पॉइजनिंग ही थी। और उनके सीनियर कहते हैं कि उन्हें ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी नहीं रुकेगा और उनको मीडिया से भी ये खबर छुपाकर रखनी पड़ेगी। अब दूसरी ओर स्टैनली तो केस से जुड़ा हुआ है ही जो कि अपने हिसाब से केस फाइल्स को ऑल्टर करने लगता है। दूसरी ओर नाथ और आनंद फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलते हैं जहां पर डॉक्टर उन्हें डेड बॉडीज के पास मिलने वाली बिलोंगिंग्स दिखाते हैं जिनमें कुछ के पास में सेफ्टी पिन्स मिली थी। अब आप सोच रहे होगी कि सेफ्टी पिन्स कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये पिन्स असल में यूनिफॉर्म के साथ नेम बैच को लगाने में इस्तेमाल आती थी। अब मोस्टली बॉडीज के पास में छोटा सा पेपर का रैपर मिलता है जिसमें वो साइनाइड पिल्स रहती थी, लेकिन एक के पास में एक अखबार टाइप का कुछ मिला क्योंकि तब शायद से कातिल को रैपर वगैरह नहीं मिला होगा या फिर उसने उसका इस्तेमाल नहीं करा होगा तो उसने इस पेपर में लपेट कर पिल दी होगी। और ये पेपर असल में पुलिस ऑफिसर्स के पास रहने वाली नोटबुक का पेपर है। हालांकि डॉक्टर्स को किसी तरह के फिंगरप्रिंट उस पर नहीं मिले थे। नाथ अब साइबर सेल ऑफिसर के पास जाता है जो कि ये बताता है कि कुछ विक्टिम्स लोकेशन ट्रेस होने वाला फोन इस्तेमाल करती थी, लेकिन उनके फोन्स कभी कातिल ने इस्तेमाल नहीं किए। वो उनका खाली सिम इस्तेमाल करता था, वो भी अलग अलग सिम के लिए अलग अलग फोन्स। अब वो फोन्स की जानकारी निकालते हैं तो ये सारे फोन्स एक मोबाइल शॉप पर शिप करे गए थे, लेकिन वहाँ
वहाँ पर बिके नहीं। अब नाथ और आनंद उस मोबाइल शॉप पर जाते हैं जहाँ पर शॉपकीपर ये बताता है कि कुछ साल पहले वो फर्जी सिम बेचा करता था, तो उसकी शॉप पर पुलिस ने रेड कर दी थी और पुलिस वाले कुछ फोन्स को ले गए थे। बाद में कुछ फोन तो वापस करे गए, लेकिन कुछ उन्होंने कभी वापस नहीं किए। नाथ कहता है कि ये केरला पुलिस का केस होगा, लेकिन शॉपकीपर कहता है कि इस एरिया में रोड की एक साइड केरला है और दूसरी साइड में तमिलनाडु पुलिस एरिया लगता है, और उसकी शॉप पर असल में तमिलनाडु पुलिस ने ही रेड करी थी। नाथ उस रेड में एसोसिएटेड सभी पुलिस ऑफिसर्स की फाइल निकालता है और इनमें ऑब्वियसली स्टैनली शामिल था, क्योंकि ये सब उसी का करा धरा था। नाथ आनंद से पोजीशन टाइमलाइन मैप बनाने के लिए कहता है, मतलब कि सभी ऑफिसर्स के पर्सनल नंबर्स और इन फोन्स की लोकेशन का मैप, क्योंकि जो रियल कल्प्रिट होगा वो किसी टाइम तो क्राइम सीन पर मौजूद होगा ही। अब इसी बीच नाथ को पता लगता है कि एक विक्टिम का फोन रात में ऑन हुआ था, जिसकी लोकेशन पर वो जाता है, तो ये पुलिस हेडक्वार्टर्स है जहाँ पर स्टैनली भी रहता है। नाथ को उस फोन की लोकेशन मिलती है जो कि मनी नाम के कांस्टेबल के घर की थी, और उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर ही स्टैनली रहता है। नाथ ये मान लेता है कि रियल कल्प्रिट मनी है, लेकिन ये खेल तो स्टैनली का रचा हुआ था। उसे पहले से ही सारी जानकारी थी कि नाथ का अगला स्टेप क्या हो सकता है, तो उसने नाथ से भी यहाँ पर एक स्टेप आगे का सोचा। असल में उसने ही रात में विक्टिम का फोन ऑन किया और उसे मनी के घर पर छुपा दिया। नाथ को मनी के घर तक लेकर आया और मनी को रियल कल्प्रिट दिखा दिया। और तो और आज सुबह से ही मनी का फोन ऑफ है और वो ड्यूटी पर भी नहीं आया था। शाम को स्टैनली नाथ से पूछता है कि उसे वो एक फोन कैसे मिला। अब नाथ थियरी देता है कि मनी सभी फोन्स को वहाँ पर छुपाता होगा, लेकिन एक फोन को आज भूल गया और वो फोन बच्चे के हाथ लग गया होगा, जिसे उसने गलती से ऑन कर दिया। नाथ कहता है कि मनी के कनेक्शंस क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के साथ भी हैं, और ऐसे में उसका मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और तब जाकर हमें एक और शॉकिंग चीज पता चलती है कि आज सुबह ही स्टैनली ने उसको मिलने बुलाया था और एक सुनसान जगह पर उसे बुलाकर जान से मार दिया। कुछ दिन तक मनी नहीं मिलता और नाथ अपने सीनियर से बात करता है, जहाँ पर सीनियर बताता है कि मनी अब देश से भाग चुका होगा और नाथ को भी ये केस छोड़ देना चाहिए। आफ्टर ऑल केस सॉल्व तो हो ही चुका है। जिस पर वो ये कहता है कि वो ये केस नहीं छोड़ेगा, भले से ही मनी नहीं मिला, लेकिन शायद वो अगला खून जरूर करेगा। अब वो अपने बचपन की कहानी से समझाता है। नाथ बताता है कि जब उसके घर में चूहे आने लगे थे तो शुरुआत में तो वो उनको पकड़कर दूर फेंक दिया करता, उनको मारता नहीं था, लेकिन वो चूहे वापस आकर और नुकसान करते तो उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिसमें उसे मजा आने लगा और वो ढूंढ ढूंढ कर चूहों को मारने लगा। और ऐसे ही कातिल को उसकी किलिंग्स की लत है, तो वो मरते दम तक अपना काम नहीं छोड़ेगा और किलिंग जरूर करेगा। अब सीनियर इस बात को सुनकर ये कहते हैं कि वो मनी को अपने दिमाग में रखे, लेकिन किसी दूसरे केस पर ध्यान लगाए, जिस पर नाथ एग्री करता है। अब इसी बीच में स्टैनली अपनी सीक्रेट कैबिन के अंदर स्केच बुक में अपने नए विक्टिम मनी का भी स्केच ड्रॉ करता है। साथ ही साथ उसकी स्केच बुक के अंदर छिपकली, मेंढक, बिल्ली के भी स्केचेस थे, जिनको मारने से ही उसने शुरुआत करी थी। उसके कैबिन के अंदर उसकी टीनेज की फोटोज भी होती हैं, जिसके अंदर वो अपने परिवार और कबीले के साथ शिकार पर जाता था और उसको तभी से शिकार पसंद आने लगा। इनफैक्ट उसकी सबसे पहले विक्टिम भी एक टीनेजर ही थी, जिसे उसने अपनी टीनेज में ही मार डाला था। प्रेजेंट टाइम में वो साइनाइड को भी एज वकार देता है, मतलब कि अब वो सारी किलिंग इस तरह से रोक रहा था और उसके अंदर का ये कातिल अब मर चुका था, एटलीस्ट फॉर नाउ। खैर अब कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन स्टैनली जो होता है वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कॉल करता है और उससे ये बोलता है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है, जिसे अपनी मूवीज के अंदर रियलिस्टिक सीन्स दिखाने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए, जिस पर एक्सपर्ट उसे नॉलेज देने के लिए तैयार हो जाता है। खैर अब अगले दिन स्टैनली जो होता है वो फिर से अपना काम शुरू करता है। वो एक शादीशुदा महिला लीला के साथ में होटल रूम में था और अभी उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिससे वो बात करते हुए कहता है कि उसे डायबिटीज है और चाहे तो वो लीला का भी टेस्ट कर सकता है। वो लीला का टेस्ट करता है, लेकिन उसकी शुगर नॉर्मल आती है। अब वो दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और शॉकिंगली अगले दिन लीला अपने घर पर हार्ट अटैक से मारी जाती है। मीनवेल नाथ, जिसकी 2 बेटियां हैं, उसे उन विक्टिम्स के लिए बुरा लग रहा था कि वह बेचारी किस तरह से मारी गई थी और उन्हें अभी तक इंसाफ भी नहीं मिला। अब इसी बीच अनगा नाम की एक और मैरिड लेडी के साथ स्टैनली अफेयर चलाता है। एक दिन वो सिगरेट पीने बाहर जाता है तो अनगा को उसकी कार में उसका दूसरा फोन मिलता है, जो कि बंद हो रखा था, जिसको वो ऑन कर देती है। अब जैसे ही फोन ऑन होता है, इसकी जानकारी नाथ को मिल जाती है, क्योंकि इस फोन में साइनाइड की इसमें इस्तेमाल होने वाली सिम थी। उसे पता चलता है कि ये फोन 2 मिनट के लिए ऑन हुआ था, जिससे अंगा को कॉल किया गया था। और अब वो उसके घर जाता है, जहाँ पर उसको पता लगता है कि वो तो हार्ट अटैक से मारी जा चुकी है और अब उसका दिमाग घूम जाता है, यानी कि यहाँ पर कातिल ने यानी कि स्टैनली ने एक नया तरीका निकाल लिया था।
सबसे बड़ी बात कि इससे वो पकड़ा भी नहीं जाएगा क्योंकि लेडीज को हार्ट अटैक उनके घर पर आ रहा था। खैर अब नाथ जो होता है वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात करता है जिसने की अंगा और लीला का पोस्टमार्टम किया था। वो ये बताता है कि बॉडी के अंदर डिजिटेलिस का कंटेंट मिला है जो कि एक हार्ट अटैक ट्रिगर करने वाला पॉइजन है। इसकी खास बात यह है कि ये दी गई अमाउंट के हिसाब से घंटों या फिर दिनों में हार्ट अटैक ट्रिगर करता है और उसका नॉर्मल पोस्टमार्टम में ट्रेस मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है। और ऐसा केस उनके पूरे करियर में पहली बार उनके सामने आया है। और अभी फ्लैशबैक जाता है पास्ट में कुछ दिन पीछे, जब स्टैनली उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट से इसी के बारे में बात कर रहा था, यानी कि इसी पॉइजन के बारे में कि ये बनता कैसे है। तो असल में कुरुंगरी यानी कि फॉक्स ग्लोव्स के पौधे से ये बनाया जा सकता है, जिसे बनाने के लिए प्रिसाइज होना होता है। प्रेजेंट टाइम में नाथ डॉक्टर से यही बात पूछता है कि क्या मनी ये बना सकता है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल कांस्टेबल था। जिस पर वो ये कहते हैं कि हाँ ये बनाया जा सकता है, यानी कि मनी पुलिस में था, काफी शार्प भी ऑब्वियसली होगा और उसने पक्का किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम किसका था। ये काम तो स्टैनली का था, जिसने की हाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली थी। अब नाथ अपने सीनियर से मिलकर उनको पूरा मैटर समझाता है। तो अब कातिल यानी कि उनकी नजर में तो मनी था, लेकिन रियल में तो स्टैनली है। वो बताता है कि मैरिड लेडीज के साथ वो अफेयर चला रहा है, जिनको वो उसी सिम से फंसाता है, लेकिन सिम फेक एड्रेस पर होते हैं और वो लेडीज से मिलता है। अब नाथ ही कहता है कि मनी अब तक जैसे जैसे सब कुछ करता आ रहा था वो सेम वैसे ही कर रहा है, क्योंकि इनकी नजर में तो मनी ही कातिल था। नाथ बताता है कि कातिल ने खाली एक चीज को बदला है और वो ये है डिजिटेलिस पॉइजन। वो इसको किसी बहाने से लेडीज के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जैसे कि डायबिटीज का बहाना, जिससे कि वो हार्ट अटैक से मारी जाती हैं। ये हार्ट अटैक उनको आता है उनके घर पर, और वो वैसे भी घर से भागती नहीं है, घर पर ही रहती हैं। तो कोई भी सबूत हाथ नहीं आ सकता कि वो कैसे मरी, कहाँ मरी। तो वो ट्रीज भी नहीं हो सकती, क्योंकि एट द एंड वो अपने घर पर ही मारी गई थी। और इन लेडीज के मरने का टाइम कितना भी आगे पीछे हो सकता है, लाइक 1 घंटे में मारी जा सकती है या फिर 1 दिन में। और इस तरह से कातिल को पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, काफी मुश्किल है। अब ये केस जो है वो केरला के अंदर हुए हैं, लेकिन ये तमिलनाडु में भी हो सकते हैं। तो उसने स्टैनली को इन्फॉर्म कर दिया है। अब स्टैनली इसी बीच एक विडो लेडी शाइनी को फंसाता है। वही नाथ का दिमाग थोड़ा थनकता है और वो फिर से केस फाइल को चेक करता है, जिनको सरोजा के नंबर में कुछ अजीब मिलता है। वो सरोजा के घर पर जाता है, जहाँ पर वो बीजू से मिलता है और पूछता है कि उसकी माँ के नंबर से 6 महीने तक एक नंबर पर बात हुई। फिर वो नंबर एक दिन केरला पहुंचा, जहाँ से वो ऑफ हो गया। तो इसमें कुछ तो अजीब है। फाइनली प्रेशर में आकर बीजू बताता है कि उसकी बहन है दिव्या और वो किसी लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन बीजू ने उसकी शादी करवा दी, जो कि अब अपने पति और बच्चे के साथ खुश है और वो नंबर वही इस्तेमाल करती थी। नाथ दिव्या के घर जाता है, जो कि बताती है कि हाँ वो उस आदमी के साथ रिश्ते में थी। दिव्या बताती है कि हाँ उस आदमी ने उसको पिल खाने के लिए दी थी, ये बोलकर कि पैसे की तंगी की वजह से वो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन दिव्या के पास सेविंग्स थी, तो उसने अबॉर्शन का मन बदल दिया था और पिल वो नहीं खाया। लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आई, तब तक उसका सामान लेकर वो आदमी जा चुका था, यानी कि स्टैनली भाग गया था। उसको ऐसा लगा कि शायद से दिव्या भी खत्म हो गई होगी, और तभी वो समझ गई थी कि वो फ्रॉड था और वो आदमी उसको फंसा रहा था। नाथ उसे मनी की फोटो दिखाता है, लेकिन वो ये बोलती है कि नहीं, ये वो इंसान नहीं है, जिससे कि नाथ बहुत ही शॉक्ड रह जाता है कि अब तक वो जिसको कातिल समझ रहे थे वो यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। वो ये कहने लगता है कि उसे दिव्या की एक हेल्प चाहिए, बस वो उस कातिल का स्केच बनवा दे, जिस पर वो पहले मना करती है। लेकिन वो बताता है कि उसके जैसी 20 लेडीज मारी जा चुकी हैं और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक दिव्या इस चीज में हेल्प नहीं करती। और इस बात को सुनकर वो उनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। अब नाथ अपने ऑफिस जाता है, जिनको दिव्या कॉल करके कहती है कि वो उनकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि आज वो आदमी उसके घर पर आया था, जिसको सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है। और आया भी इसलिए क्योंकि वो आदमी स्टैनले था, जिसे नाथ ने खुद ही सब कुछ खबर दे दी थी और अब वो दिव्या को धमकी देकर गया था। नाथ अब परेशान हो जाता है कि अगर मनी ने देश छोड़ दिया था तो इतनी जल्दी वो वापस कैसे आ गया। खैर नाथ परेशान होकर उस बस कंडक्टर के पास जाता है, जिसकी बस में दिव्या ट्रैवल करा करती थी। कंडक्टर बताता है कि उसने दिव्या को अक्सर एक आदमी से बात करते देखा था। अब वो अगले ही दिन कंडक्टर के घर स्केच आर्टिस्ट के साथ गया था और वो ये बात स्टैनली को बता चुका था। तो वो अपनी गन लेकर यहाँ पर आता है। कुछ भी हुआ तो वो सबको खत्म करके कीज को खुद पर आने से रोक देगा, लेकिन उसको पता चलता है कि कंडक्टर ने तो किसी और का ही स्केच बनवाया है। अब स्टैनली बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था और नाथ इस स्केच को सब जगह फैलवा देता है कि कोई इस इंसान को देखे तो तुरंत उसे खबर दे। दूसरे दिन स्टैनली उस शाइनी नाम की लड़की को रूम में मिलने के लिए मना लेता है, जो कि सोच रही थी कि वो अच्छा इंसान है, उसकी बेटी को पिता का साया मिल जाएगा। और वो अपनी बेटी से खुशियों का वादा करके स्टैनली से मिलने चली जाती है। वो एक होटल में आता है, जहाँ उसे आईडी देने को कहा जाता है और अब वो शाइनी के साथ रूम में था। दूसरी तरफ नाथ एक आखिरी बार दिव्या के पास हेल्प लेने जाता है और ये हेल्प बस एक पल के लिए ही थी।
मीनवाइल स्टैनली अपना काम शुरू करे इससे पहले ही रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो दरवाजे पर दस्तक देता है, जो कि उससे कहता है कि जब उसने आयरी देने के लिए पर्स खोला था तो उसने उसकी पुलिस वाली फोटो देखी थी और वो उनसे एक हेल्प चाहता है। वो बताता है कि उसकी बेटी कुछ साल पहले गायब हो गई थी जो कि अभी तक नहीं मिली, तो वो उसे ढूंढने में उसकी हेल्प करे। वो स्टैनली को अपनी बेटी की फोटो देकर चला जाता है। स्टैनली अब रूम में आकर वो फोटो देखता है जिसको देखकर वो परेशान हो गया था, क्योंकि ये फोटो दीपा की थी जो कि उसकी 2005 वाली विक्टिम थी। अब वो स्मोकिंग करने रूम से बाहर आता है जहाँ पर इसी इलाके में नाथ भी घूम रहा था, जो कि अब घर नहीं जा सकता, तो वो इसी होटल के अंदर चेक इन करने आता है। वो स्टैनली को देखता है जिसको देखकर स्टैनली बड़े काम वे में कहता है कि वो सीआई सर के साथ किसी केस के बारे में डिस्कशन करने आया है, जबकि हम जानते हैं कि वो तो शाइनी को मारने आया था। नाथ कहता है कि कल वो लोग उस कातिल को पकड़ लेंगे और स्टैनली के पास उसका स्केच नहीं है, तो वो इस स्केच को रख ले। लेकिन स्टैनली जो होता है वो ये सोचता है कि ये स्केच तो वो देख चुका है, तो यहाँ पर नाथ ने उसको स्केच क्यों दिया। एनीवे स्टैनली स्केच लेकर जाने लगता है, जो कि स्केच खोलकर देखता है तो ये उसका ही स्केच था और वो भी उसकी ही स्केच बुक के पेज पर। जी हाँ, फाइनली नाथ असली कातिल स्टैनली तक पहुँच चुका था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलता है इस कहानी के इस सीन की असली पत्ते। असल में उस दिन कंडक्टर ने स्टैनली का ही स्केच बनवाया था, लेकिन नाथ ने तब झूठ बोला क्योंकि उसे सारे सबूत चाहिए थे। सबसे बड़ी बात कि वो जानता था कि अगर स्टैनली को ये बात पता चल गई तो वो उसको खत्म कर सकता था, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक था। अब उसने स्टैनली का सीक्रेट कैबिन ढूंढा, वहाँ पर उसे स्केच बुक मिली जिसके अंदर सभी विक्टिम्स के स्केच थे। साथ ही साथ स्केच नाथ का भी बना हुआ था जिसे मारने का प्लान स्टैनली बना ही चुका था, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब स्टैनली नाथ पर हमला करने लगता है, लेकिन नाथ उसे पीट देता है। हालांकि वो नाथ को ओवरपावर करके चोक करने लगता है, लेकिन तब ये रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो उसके सर पर पाइप मार देता है। कहीं ना कहीं शायद उसे पता होगा कि इसने उसकी बेटी को गायब किया था, या फिर हो सकता है कि शायद नाथ ने बता दिया होगा। अब यहाँ पर स्टैनली बेहोश हो जाता है और अब जैसे ये कहानी शुरू हुई थी वैसे ही खत्म होती है। रिसेप्शनिस्ट की हेल्प से नाथ यहाँ पर स्टैनली की बॉडी को एक बैग में रखकर कार में डालता है और उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ले जाता है। शाइनी और दिव्या इकलौती विक्टिम्स थी जो कि यहाँ पर बची हुई थी, और स्टैनली का सच भी अब दुनिया के सामने आ चुका था। और सबसे शॉकिंग चीज कि ये केस जो था वो रियल स्टोरी पर आधारित था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मलयालम थ्रिलर मिस्ट्री हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सच्ची घटना का लंगावाल पसंद आई होगी। यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी।